सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड सिलेबस फॉर इंग्लिश। अपने माइंड को क्लैरिटी देने के लिए मैंने पूरे के पूरे इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैंने एक पूरी चेकलिस्ट बना रखी है। डोंट वॉच बिग लेक्चर्स ऑफ टॉपिक अबिस्मल। बेस मतलब बेस, तो कोई ऐसी चीज जिसका कोई बेस ही ना हो, अबिस्मल, ठीक है। इट इमेंसली इंप्रूव माई स्कोर। पेपर को एनालाइज करने वाला हूं जहां पे हम हर टॉपिक, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, रेंज एंड वैरायटी वाले, डिफिकल्टीज और कैसे अप्रोच करना चाहिए ये देखेंगे। बट जब आपको कोई वर्ड ना आए तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ के पता लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको सारे इडियम्स नहीं आते हैं तब भी आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटास, द ओनली वीडियो यू नीड फॉर CUET 2026, जहां पे हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए CUET इंग्लिश का कंप्लीट गाइड हो सकता है। आई विल टेल यू हाउ यू कैन चेक द चैप्टर्स। ये चैप्टर्स होने वाले हैं पूरी वीडियो के। पहला चैप्टर है एक्चुअल सिलेबस ऑफ CUET, हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर द सिलेबस, बड़ा पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे कि एलोकेशन ऑफ टाइम कैसे कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। नंबर 4 की बात करेंगे रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं। एंड नंबर 5 जो कि हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, वहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, जिससे कि आपको पेपर के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट कैन बी अ कंप्लीट गाइड फॉर योर CUET इंग्लिश प्रिपरेशन। यू कैन रीड दिस डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पार्ट इज द सिलेबस। सो CUET ऑफिशियली हमें सिलेबस ये देती है। एंड अगर आप एक बार इस सिलेबस को देखो जहां पे हमें दिया गया है, नंबर 1 पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, मैक्सिमम 300 वर्ड से ज्यादा के नहीं आने वाले हैं। एक आएगा फैक्चुअल, दूसरा नैरेटिव और तीसरा लिटरेरी। एंड सेकंड पार्ट ऑफ सिलेबस इज वर्बल एबिलिटी, यानी कि ग्रामर पार्ट, जहां पे हमें दे दिया गया है 4 तरह के क्वेश्चंस, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बस अब सवाल ये उठता है, इज दिस द सिलेबस, या फिर डज इट गिव एनी क्लैरिटी? नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये सिलेबस बहुत ही वेग है, यहाँ पे कुछ भी क्लियरली गिवन नहीं है। एंड दूसरी बात, वोकैब में बहुत कुछ आता है, वर्बल एबिलिटी के पार्ट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, सो वो सब कुछ भी नहीं दिया गया। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड सिलेबस फॉर इंग्लिश ऑफिशियली। सो दैट इज व्हाई सिलेबस क्राफ्टेड एज पर PYQs एंड प्रीवियस ट्रेंड्स। उस हिसाब से मैंने एक सिलेबस क्राफ्ट किया है। यू कैन ट्रस्ट दिस। यहाँ पे मैंने लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी है। सो वर्बल एबिलिटी में आपको प्रीपोजिशंस पूछे जा सकते हैं, खास करके फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, जैसे कि परसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, डिस्कस अबाउट, ये सारे। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे पूछे जाते हैं आइडेंटिफिकेशंस ज्यादातर, जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। देन मॉडल्स आ जाते हैं, कैन, कुड, माइट एंड ऑल। देन आपके आ जाते हैं रीअरेंजमेंट्स और पैराजम्बल्स, यानी कि सेंटेंस आपको 4 ऑप्शंस अलग अलग पार्ट्स में दिया होगा, उसको आपको रीअरेंज करना है एज अ सेंटेंस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट के थे। देन देयर इज अ टॉपिक एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, बट एडवर्ब एडजेक्टिव अलग से भी पूछे जा सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉज भी आते हैं। देन वी हैव आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, डिटर्मिनर्स लाइक दैट, फ्यू एंड ऑल। देन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, देन आपकी नरेशन आ जाती है, देन अफर्मेटिव, असर्टिव, ये सब जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं। देन यू हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन यू हैव क्वेश्चन टैग, देन यू हैव क्लॉजेस, देन यू हैव टेंसेस। और उन्होंने प्लस इसलिए डाल रखा है क्योंकि मैं यहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ आपको, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने प्लस डाल रखा है। अब अगर मैं वेटेज वाइज बात करूँ तो प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज की रही है, तो प्रीपोजिशंस इज 1, रीअरेंजमेंट में बता चुका हूँ, एंड देन वॉइस और नरेशन की बात कर सकते हैं, एंड फिर टेंसेस की बात कर सकते हैं। तो इन सब की सबसे हाईएस्ट वेटेज रही है। फिर बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा सकते हैं, फॉरेन वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, होमोफोन्स पूछे जा सकते हैं, करेक्ट वर्ड पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की होती है। एंड यहाँ पे करेक्ट वर्ड जैसी जो चीजें हैं ये आपकी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ना कि सिलेबस का पार्ट। सो बेसिकली यू कैन से कि एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो हमें यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। नाउ आई हैव रिटन कि वेटेज डिफर करती है हर टॉपिक की। फिर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडवर्बियल क्लॉज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड फिर से मैंने प्लस डाल रखा है क्योंकि डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ आपको। नाउ दीज टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपसे फाइंड द एरर पूछ सकता है वर्बल एबिलिटी में, मैच द फॉलोइंग वोकैब की तरह से प्रेजेंट कर सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं वर्बल एबिलिटी में भी, करेक्ट वर्ड वाले वोकैबुलरी में भी, एंड एटसेट्रा। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। सो अब हम लोग ने सिलेबस की बात कर ली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये है कि हाउ टू कवर दिस सिलेबस। डोमेन सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, बट इंग्लिश में सब कुछ बिखरा हुआ है, आपको खुद से समेटना है, खुद से पढ़ना है और खुद से मेहनत करनी है। सो सिलेबस को आसान बनाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, सो वी कैन डिवाइड आवर प्रिपरेशन इनटू 3 पार्ट्स आल्सो।
अपने माइंड को क्लैरिटी देने के लिए मैंने पूरे के पूरे इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब मुझे इन 3 पार्ट्स को एक्सेल करना है, अच्छे से पढ़ना है। पहला पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा पार्ट है वर्बल एबिलिटी या फिर ग्रामर बोल लीजिए, एंड तीसरा पार्ट है वोकैबुलरी। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे 3 पार्ट्स में इंग्लिश को पढ़ना है एंड एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लैरिटी आ गई इंग्लिश के सिलेबस को लेके। नाउ एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, व्हाट आई डिड, यू कैन सी ये मैंने एक पूरी चेकलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वही टॉपिक्स यहाँ पे भी लिखे हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने 22 टॉपिक्स जो कि वही सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं उनकी एक चैप्टर्स वाली चेकलिस्ट बना ली है। देन मैंने पहले लिखा है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरा है शॉर्ट नोट्स, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना। फिर है प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर दोबारा है मोर एमसीक्यूज। दिस शोज कि एमसीक्यूज को सॉल्व करना, एमसीक्यूज को रिव्यू करना सीयूटी के पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने तीसरा पार्ट डाला है 3 ईयर पीवाईक्यूज, उसके बाद डाला रिवीजन। एंड रिवीजन इज नॉट वन टाइम, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आ सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये भी लिख भी रखा है, डेली प्रैक्टिस आपको करनी है वोकैबुलरी, फॉरेन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। हालांकि फॉरेन वर्ड्स की आपको डेली प्रैक्टिस नहीं करनी, बाकी चीजों की आप कर सकते हो। सो इस तरह से भी आप अपनी स्टडी में और इंग्लिश के सिलेबस को लेकर क्लैरिटी ला सकते हो कि आप एक पेज में सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक चेकलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करिए एंड किस किस तरह से आपको किन किन स्टेजेस में उस सिलेबस को कवर करना है वो भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज द चेकलिस्ट। अब मैंने आपको ये बताया कि आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, पार्ट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। अब हर एक पार्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं सीयूटी के पर्सपेक्टिव से, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक है रीडिंग और एक है कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग यानी कि आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, जहां पे आप 200 से 300 वर्ड यानी कि 3 से 4 मिनट फोकस करके एक पैसेज को रीड कर पाओ। सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या निकलता है, दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड, जो पैसेज लिखा है उसको समझना है। सो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग कैजुअल रीडर्स हैं, ज़्यादा रीड नहीं करते, दे कैन स्टार्ट विद नॉर्मल रीडिंग। शुरुआत के 3, 4, 5 दिन आप सिर्फ नॉर्मल रीडिंग करिए, कुछ भी रीड करिए 15 से 20 मिनट के लिए। कोई आर्टिकल रीड कर लीजिए, कभी कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीड कर लीजिए, बट कुछ भी रोज 15 से 20 मिनट रीड करिए शुरुआत के 3-4 दिनों में। देन ग्रेजुअली स्टार्ट सॉल्विंग आरसीज। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर नहीं देखना है, कुछ ऐसे प्रिपरेशन, इनसाइड प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको सीधे सीधे आरसीज सॉल्व करना शुरू करना है। एंड आपको ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपको रोज ऑलमोस्ट 1 महीने तक 1 से 2 आरसीज रोज के रोज सॉल्व करने हैं। नाउ द रिसोर्स आई यूज एंड यू कैन यूज फॉर फ्री इज DuBuddy। DuBuddy में सीयूटी के लिए ही डिजाइंड रोज डेली फ्री आरसीज अपलोड होते हैं। सो आप उन आरसीज को डे बाय डे प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको अटेम्प्ट करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीज, यानी कि पोइट्री वाली भी करने हैं, फैक्चुअल भी करने हैं, एनालिटिकल भी करने हैं और नैरेटिव भी करने हैं। देन दूसरा पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट डिफरेंट डिफिकल्टीज, ताकि आप हर डिफिकल्टी वाले सीयूटी के आरसी के लिए तैयार रहो एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। आप एक आरसी सॉल्व करते हो, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके 4 में से 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप नोटिस करिए पैटर्न क्या बन रहा है। मान लीजिए हो सकता है कि आप रोज एक आरसी सॉल्व कर रहे हो और आपकी जो एक गलती रोज हो रही है वो कैब में आ रही हो, तो आपको वो कैब इंप्रूव करनी है। या हो सकता है कि जो पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं उसमें आपको गलती हो रही हो, तो यानी कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन पैसेज की, या जैसी भी गलती उसको एनालाइज करिए, पैटर्न को एनालाइज करिए और उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करिए। एंड थर्ड थिंग इज मेंटेन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग आरसीज पर डे टिल योर एग्जाम्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। डोंट वॉच बिग लेक्चर्स ऑफ टॉपिक, ये मेरी आपके लिए एडवाइस है, बिकॉज आपके पास 4, 5, 6, 7 महीने नहीं है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, सीयूटी के लिए। आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना है। सो रादर प्रैक्टिस, पिक वन टॉपिक एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट 25 to 50 क्वेश्चंस। अब 25 to 50 मतलब ये रेंज है, डिपेंडिंग ऑन वेटेज और वॉल्यूम जो है। अगर आप फॉरेन वर्ड्स जैसा टॉपिक ले रहे हो तो हो सकता है आपको उसमें 20 क्वेश्चन से सॉल्व करने हो। अगर आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन ले रहे हो वहां पे आपको 35 से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से रेंज पे डिपेंड करता है, वेटेज पे डिपेंड करता है। हर एक टॉपिक को लीजिए, मान लीजिए आपने आज फिक्स्ड प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशंस का टॉपिक उठाया, उसका आपने एक लेक्चर खोला या फिर आपने पीवाईक्यूज खोले एंड आपने 40 MCQs सॉल्व किए प्रीपोजिशंस के। एंड उसके बाद जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं या फिर जितने आपके गेस वर्क थे उनको आप एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए कि वो क्यों गलत हुए या मुझे क्यों नहीं आता था। हो सकता है उसके बिहाइंड एक पैटर्न हो सकता है आपके सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वाले गलत हो रहे हो सकता है आपको ऑन एंड इन में डिफरेंस समझ ना आ रहा हो। सो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, उसको एनालाइज करिए और उसको इंप्रूव करिए। आप लेक्चर देखोगे तो उसमें आधा 1 घंटा जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट कई बार ये होता है कि ग्रामर में हम लोग को 30%, 40%, 70% कई टॉपिक्स आते हैं ऑलरेडी। तो बेटर ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके खुद देख लें कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और उन मिस्टेक्स को सॉल्व करके हम 100% उस टॉपिक को समझ जाएं। दैट इज बेटर। एंड मेंटेन अ नोटबुक, एरर लॉग आप मेंटेन कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स को लिस्ट करिए एंड उन एरियाज पे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वहीं वहां पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो पैटर्न्स गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, उन पे आपको फोकस करना है।
दिस वे यू विल इंप्रूव एक्यूरेसी एंड मैनेज टाइम वेल। एंड इससे एक और चीज़ होगी, अगर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया, उसमें आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें सबके 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उससे आपको ही समझ आएगा कि मुझे एक टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है। तो वहां से आप उस टॉपिक के लिए वो लेक्चर देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि वॉच अ टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो ओनली इफ यू नो नथिंग अबाउट इट। कुछ भी नहीं आता तभी आप टॉपिक स्पेसिफिक लेक्चर देखिए। अब 30 से 60 मिनट्स ईच डे आप इस पार्ट को दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका ग्रामर पे लेवल कितना है। अब थर्ड है हमारा वोकैबुलरी, इसकी बात कर लेते हैं। डोंट रोट लर्न एनी वर्ड। आपको कोई भी वर्ड को रट्टा नहीं मारना है। मैं बताता हूँ आप कैसे पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज रूट वर्ड्स। बहुत लोगों ने बताया होगा एंड मैं भी बोलूंगा, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे एक ये रूट वर्ड है फिड। अब यहाँ पे फिड का मतलब होता है फेथ या बिलीफ। तो इस सिर्फ एक रूट वर्ड से मैं कितने सारे वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट और उनका इनडायरेक्ट मीनिंग पता कर सकता हूँ, जिससे मेरा एमसीक्यू सही हो सकता है। कन्फाइड, इनफिडल, फिड्यूशरी, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, परफिडी एटसेट्रा। एंड उसी की तरह एक और आपको वर्ड बताता हूँ, वेरी सिमिलिट्यूड। सो वेरी का मतलब सिंपली ट्रू या ट्रुथ डिनोट करता है। जहां पे भी आप वेरी वर्ड देखते हो, VERI, वहां पे आप समझ सकते हो कि उसका मीनिंग ट्रुथ या ट्रुथफुलनेस से रिलेटेड है। एंड आपको सिमिली सुन के ही समझ आएगा कि सिमिलर मतलब है। तो इसका हम वर्ड का मतलब क्या निकाल सकते हैं, समथिंग विच इज सिमिलर टू ट्रुथ, या फिर जो सरफेस लेवल पे सच दिख रही है, इट मस्ट बी रिलेटेड विद ट्रुथ। तो आप ये समझ जाओगे। जैसे अगर आपको वेरी का रूट वर्ड पता है, यू विल डायरेक्टली थिंक कि ये ट्रुथ से रिलेटेड है। सो एक ट्रिक हो गई आपकी रूट वर्ड्स, और बाकी ट्रिक्स मैं कुछ दिखा देता हूँ। पहली है एबिस्मल। अब ये एक वर्ड है एबिस्मल। यहाँ पे आपको क्या वर्ड सुनने में समझ आ रहा है, एबिस्मल। बेस मतलब बेस, तो कोई ऐसी चीज जिसका कोई बेस ही ना हो, एबिस्मल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बॉटमलेस, होपलेस। आपने इस ट्रिक से इस वर्ड को याद कर लिया। इसी तरह से एक वर्ड है अबैश, जिसको बैश कर दिया, बैश कर दिया उसको, यानी कि इसको एम्बैरस कर दिया, उसको सबके सामने अशेम कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, तो उसको बैश कर दिया, अबैश। इस तरह से आप ट्रिक्स बना के वर्ड्स को याद कर सकते हो। जो लोग सिंपली एक वर्ड को देखते हैं, उसके मीनिंग को देखते हैं और रट्टा मार लेते हैं, उससे आप वर्ड को याद नहीं कर सकते। मैं ये सब ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। सो आपको इस तरह की ट्रिक से, रूट वर्ड से, इन सब चीजों से ही वर्ड्स को रिटेन करने में मदद होगी। अब मेरे साथ क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपनी ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैंने यूज करी है पिछले साल। सो जब मैं एबिस्मल वर्ड दिखता था तो तुरंत मेरे दिमाग में आता था एबिस्मल, यानी कि जिसका बेस ना हो। और जैसे मैं बोलता था जिसका बेस ना हो, वैसे मेरे दिमाग में आ जाता था कि बॉटमलेस, होपलेस, इस तरह से। एक और वर्ड दिखाते हैं, अब ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज वर्ड आ रहा है। ब्रिज बना के डिस्टेंस कम कर देना। हम ब्रिज कब बनाते हैं, जब हमें किसी दो प्लेसेस की, किसी दो लोकेशन की हमें जगह शॉर्टन करनी होती है। तो ब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन, टू कंडेंस, ठीक है। कितना आसान हो जा रहा है ऐसे याद करने से। एक और अलग तरह की ट्रिक बताते हैं, विच इज सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप ये सेंटेंस बहुत यूज कर रहे हैं पिछले काफी महीनों से, वी हैव ऑब्लिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। सो ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। बट अगर आपको इसका मतलब ना भी पता हो, तो ट्रंप को आपने इतनी बार सुन लिया ये बोलते हुए कि यू ऑलरेडी नो कि इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। एंड इसी तरह से आपने कई वर्ड्स किसी मूवी में, किसी आर्टिकल में, किसी फेमस पर्सन के मुंह से सुना होगा। आप इस तरह से भी उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नाउ एक चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत हेल्प करी, और मैंने बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी अपने ऐसे इनहैंस करी है, कि आप एक डायरी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, और इस नोटबुक को आप पार्ट्स में डिवाइड करिए। वो पार्ट्स क्या होंगे, मान लीजिए कि आपकी 100 पेज की डायरी है, ठीक है। 100 पेज की आपकी डायरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आप 100 से ज्यादा पेज की बनाइएगा, 200-250 पेज की बनाइएगा। उसमें रूट वर्ड्स के लिए आपने 15 पेज रख लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपने 20 पेज रख लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपने 15 पेजेस रख लिए। फॉरेन वर्ड्स की बहुत कम वेटेज है, ऑलमोस्ट हो सकता आपके पेपर में आए भी ना, तो हम उसको 5 पेज दे रहे हैं। देन होमोनिम्स, सिनोनिम, एंटोनिम सब मिला के आप 15 से 20 पेज दे सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं, उसको आप 30 पेज दे दीजिए। अब एक और चीज बता दूं, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे कहां से। पहली बात तो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स रोज के 5 से 10, इससे ज्यादा नहीं, रोज के 5 से 10 एक्स्ट्रा वर्ड्स रोज करिए। एंड उनकी इसी तरह से ट्रिक बना के, किसी सेंटेंस के थ्रू, या फिर रूट वर्ड के थ्रू, या फिर किसी और अपनी बनाई हुई ट्रिक के थ्रू याद करिए। एंड दूसरे एक्स्ट्रा वर्ड्स कहां से आएंगे, जब आप कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, वहां पे आपको कोई ऐसा वर्ड दिख गया जो आपको नहीं आता, या फिर आप कोई PYQ सॉल्व करे, वहां पे आपको कोई वर्ड दिख गया डिफिकल्ट, उसको आप नोट कर लीजिए। तो अब वो कैप को आप दे सकते हैं रोज 45 to 60 मिनट्स। अब वो कैप को आपको कैसे डिवाइड करना है टाइम, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10 अप्रैल को पढ़ रहे हैं, आपने टू डू बनाई अपनी, उसमें आपने वो कैप के लिए रूट वर्ड्स लिखा, फ्रेजल वर्ब्स लिखा, और 15 एक्स्ट्रा वर्ड्स करूंगा। 11 तारीख अगले दिन आपने लिखा रूट वर्ड्स करूंगा, आज फ्रेजल वर्ब नहीं करूंगा, आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस करूंगा, और 15 एक्स्ट्रा वर्ड्स फिर से कंसिस्टेंट है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं आप, उसको आपको हर हफ्ते या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो हर 3-4 दिन बाद आपको रिवाइज करना है। एंड आपको हर दिन के वर्ड आपको बिफोर स्लीपिंग या अगले दिन रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 15 एक्स्ट्रा वर्ड सीखे, और 3 रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत सारे वर्ड सीखे, और 5 से 6 फ्रेजल वर्ब सीखी, तो मैं उनको सोने से पहले रिवाइज करूंगा। फिर अगले दिन जब मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले रिवाइज करूंगा। टाइम कैसे एलोकेट कर सकते हो इंग्लिश के लिए, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं अगर आप 7 से 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप इंग्लिश 2 से 2.5 घंटा रोज दे सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट से आप ऑलरेडी परिचित हो, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से, बट इंग्लिश आप नहीं पढ़े। सो यहाँ पे आपको 2 से 2.5 घंटा
डेडिकेट करना इंग्लिश के लिए इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप 15 से 20 घंटा आरसी को दे रहे हो, 1 से 2 आरसी सॉल्व करोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे, 45 से लेकर के 60 मिनट तक आप वर्बल एबिलिटी को दोगे एंड इक्वल टाइम आप वोकैब को दोगे। सो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस? तो अगर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बेसिकली मैंने एक चीज़ करी थी कि अप्रैल के कुछ दिनों बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, मुझे डोमेन सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, मुझे इंग्लिश को भी टाइम देना है, बट बार बार क्लैश कर रहे थे। मैं दोनों की स्टडी को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, कभी कुछ स्टडी ज़्यादा हो जाती थी, कभी किसी सब्जेक्ट की स्टडी ज़्यादा हो जाती थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं सुबह 7 बजे रोज उठ जाऊंगा एंड 7 बजे से लेकर के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं रोज़ इंग्लिश करूंगा। तो मेरा सुबह ही इंग्लिश निपट जाएगा एंड बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग टाइम तो चीज़ें और अच्छे से रिटेन होंगी। एंड फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स करूंगा। तो उससे हुआ क्या, मैंने इंग्लिश के लिए टाइम अलग से ही सेपरेट कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया। एंड रोज की मेरी हैबिट बन गई थी कि सुबह उठ के पहले ही इंग्लिश आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ देना उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट्स करना है। और अगर कभी मैं 8 बजे उठ गया तो मैं ये दोनों चीज़ें कर लेता था, वो कैब और आरसी, एंड वर्बल मैं शाम को कर लेता था बचे टाइम में। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि लास्ट ईयर की जो वो कैब थी वो थोड़ी सी टफ आई थी। लाइक 10 से 12 अगर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए थे तो उसमें से 3 से 4 जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे, यानी कि जो वर्ड्स थे, वो जिस लेवल पे पूछे जाते हैं उससे थोड़े से बढ़ के थे। सो दैट इज वाई मैंने जो एक चीज करी जिससे जिससे मुझे उन 3 से 4 वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई एंड आई रियलाइज्ड इट व्हाइल डूइंग दोज क्वेश्चंस टू, कि मैंने क्या किया आफ्टर अ वाइल, जब आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही थी उसके बाद लगभग एक हफ्ते पहले मेरे एग्जाम के, मैंने एक सीरीज ऑफ हार्ड वर्ड्स किया जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लेवल 3 लेवल 4 के हार्ड वर्ड्स उठाए। दिस इज एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ वर्ड देखेंगे इमेंसिपेट ये सब, जो कि लेवल 3 लेवल 4 के नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, वैसिलेशन, बैडलैम, कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जो कि मैंने कभी सुनी नहीं थे, बट आई न्यू, मैंने पीवाईक्यूज देखे थे, मैंने रीसेंट ट्रेंड्स देखे थे कि मुझे पता था कि कुछ वर्ड्स काफी ज्यादा टफ आ सकते हैं, इसलिए मैं प्रिपेयर था उनके लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐसे अपने इस छोटे से रजिस्टर में लिखे लास्ट 5 to 7 डेज में, और मैंने उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया। इट इमेंसली इंप्रूव माई स्कोर। तो मैं बोलूंगा अगर आप चाहते हो कि आपके वोकैब क्वेश्चन कोई गलत ना हो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई वोकैब टफ थी, इसमें तो कट ही सकते हैं मार्क्स, सो बेटर ये है कि आप भी इस तरह का कुछ करो एंड के रेस में, एंड वोकैब में अपने ऑलमोस्ट 90 to 95% मार्क्स इंश्योर करो। अब आती है सोर्सेज एंड रिसोर्सेज की बात। तो मेरा सजेशन ये है कि YouTube में इनफ मटेरियल है कि आपको कोई कोर्स, आपको कोई बुक, आपको कुछ भी नहीं लेना है। YouTube एंड वेबसाइट आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बात आती है PYQs की, तो आप YT वीडियोस के थ्रू भी PYQs कर सकते हैं बहुत सारे, एंड आपको PDFs फ्री में अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, वो आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अगर आपको करना है वर्बल एबिलिटी में, तो वहां पे आपको YT में ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां पे कई सारे यूट्यूब चैनल्स में CUET इंग्लिश अच्छे से कवर की गई है। जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। सो आप बेसिकली सर्च कर सकते हो सीधे सीधे CUET इंग्लिश 2026 प्लेलिस्ट, एंड आपको कई सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी। आप उसको एनालाइज करो कौन सी आपको बेस्ट लग रही है, किसमें कॉन्सेप्ट अच्छे समझाया और कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है अपने लिए, वो चूज करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कम्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए मुझे vocabulary.com एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से वर्ड्स को सीख सकते हो। दूसरी चीज है YT वीडियोस के थ्रू ही आप सर्च करो CUET 2026 फॉरेन वर्ड्स, रूट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, एंड इस तरीके से भी आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो। थर्ड इज, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि वर्ड पार मेडी जी पूरी बुक रीड कर लो, पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा जो मैंने किया है, वर्ड पार मेडी जी के एक लास्ट सेक्शन है जहाँ पे आपको इsoteric वर्ड्स सारे दिए गए हैं, एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है फ्रॉम A to Z, आपको लिस्टेड वे में दिया गया है। आपको PDF अवेलेबल होगी, आप PDF बुक की फाइंड करने की कोशिश करिए, आपको मिल जाएगी। उसका लास्ट सेक्शन रीड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप एक बुक रीड कर सकते हो पूरी, तब आप वर्ड पार मेडी जी पूरी बुक रीड कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो A to Z वाला इsoteric वर्ड्स वाला जो सेक्शन है लास्ट का, उसको करोगे तो वो भी सफिशिएंट है। देन यू हैव RCs। RCs के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप DU बडी को प्रेफर कर सकते हो। अदर PYQ जब आप सॉल्व करोगे वो आपको वहां पे आपको RCs मिल जाएंगे। देन YT वीडियोस टू। अब सवाल आता है टेस्ट सीरीज का। जब हम मॉक्स लगाएंगे, जब हम सेक्शनल टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, तो वहां पे हम लोग बहुत सारे PYQs, बहुत सारे MCQs सॉल्व करना चाहेंगे अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए, एंड बाकी सारी चीजों के लिए। सो सवाल ये आता है कि क्या आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब आपको लगेगा कि मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन मोर देन 60-70% हो गई है, तो वहां पे आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज लेने की सोच सकते हो। बट ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो, जितनी ज्यादा आपको उसके अंदर मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ मिल सकता है। आपको अगर जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन रिव्यू वहां से मिला है, देन यू कैन बाय अ टेस्ट सीरीज टू। सो अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में, एंड अ बिग पार्ट ऑफ द वीडियो टू, जहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं CUET इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का। मैं ढूंढ के लाया हूं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि मेरे शिफ्ट का था। सो बेसिकली मैं अपने ही पेपर को एनालाइज करने वाला हूं, जहां पे हम हर टॉपिक, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, रेंज एंड वैरायटी वाले, डिफिकल्टीज और कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये देखेंगे। सोर्स इज आफ्टर बोर्ड्स, एंड आफ्टर बोर्ड्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, GAT, इंग्लिश एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के आपको फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। यू कैन गो देयर एंड खुद से सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को। मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दिस इज द इंटरफेस। CUET इंग्लिश 2025 3 जून
शिफ्ट टू PYQs, यस दिस वाज माय शिफ्ट। तो एज यू नो 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, सारे मैंडेटरी होते हैं। मैं सारे के सारे 50 सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर पाया एग्जाम टाइम में इस टाइम पे वो चीज़ें बताऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन 50 क्वेश्चन में है वो कवर करने की कोशिश करूंगा एंड चीज़ों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो क्योंकि 3 आरसीज हैं और 3 आरसीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज वाई हम 3 आरसीज में से सिर्फ एक आरसी सॉल्व करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चन, वो आरसी है ये। सो जनरली CUT जैसे रिलेटिवली ईजियर एग्जाम कंपेयर टू अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आरसी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। सो यहाँ पे मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। आप देख सकते हैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं कुछ कुछ एंड छोटे क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लूंगा, उसके बाद आरसी सॉल्व करूंगा। व्हाट हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टली दे दिया। सेकंड है हु इंस्पायर्ड भारती टू कमिट हिमसेल्फ टू द पॉलिटिकल एंड सोशल लिबरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि हमें पैसेज अच्छे से पढ़ना है तभी हम ये जान पाएंगे। लास्ट है सुब्रमण्य भारती लिव्ड इन पौंडीचेरी फॉर 10 years बिकॉज, क्यों लिव करे थे 10 साल तक। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। मेरे दिमाग में कुछ 4 क्वेश्चंस आ गए हैं, अब हम आरसी को पढ़ते हुए इन्हीं 4 चीजों पे ध्यान देंगे। सो सुब्रमण्य भारती वाज बोर्न इन इट्टापुरम, a small princely state in the Tirunelveli district in Madras state. He was an intellectually precocious child and at the age of 11 years was given the title Bharati, goddess of learning, when he gave an impressive exhibition of his poetic gifts at a court function. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भारती spent 4 years in Banaras, okay, where he learned Sanskrit, Hindi, English, okay, and attended lectures by Annie Besant, a political activist and the founder of Theosophical Society of India. So correct answer is Annie Besant. It is correct. आगे बढ़ते। After returning to Ittaipuram in 1902, he worked as a sub-editor of the Tamil daily Swadesh Mitran and as the editor of India for many years, and was actively involved in politics. His meeting with Sister Nivedita, an English woman and a disciple of Swami Vivekananda in Calcutta in 1906, proved to be a landmark event. He pledged himself to the political liberation of India, the eradication of casteism, and the emancipation of women. So kind of हमें आइडिया लग रहा है कि किसने इंस्पायर किया था पॉलिटिकल और सोशल लिबरेशन ऑफ इंडिया के लिए, वो सिस्टर निवेदिता ही हो सकती हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरेशन की बात हो गई है एंड इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म है, तो इसका आंसर सिस्टर निवेदिता हो जाएगा। इजी। देन आगे पढ़ते हैं। द सेकंड माइलस्टोन इन भारतीय लाइफ वाज अ मीटिंग विद श्री अरबिंदो इन पौंडीचेरी इन 1910। पौंडीचेरी यहाँ पे है क्वेश्चन 8 पे। From him, Bharati imbibed the teaching of the Vedas or ideas of Vedantic humanism. Bharati was in political exile in Pondicherry for 10 years because of his provocative writing against British rule and returned to British India in 1918. So you can see कि 10 years में 10 years यहाँ पे क्यों थे, क्योंकि he was expelled by the British for his insightful writings। ठीक है, करेक्ट हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है ये वाला, पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। He spent the rest of his life in Madras until a tragic accident in 1921 when he was cast to the ground by the Triplicane temple elephant which claimed his life. Okay, so एक हाथी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। Which among the following statements is correct according to the passage? नंबर ए है सुब्रमण्य भारती always distanced him from politics। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। सुब्रमण्य भारती was born in independent India, ये पहले की बात हो रही है तो ये गलत है। सुब्रमण्य भारती had knowledge of multiple languages, ये सही हो सकता है, ये सही है। एंड डी है सुब्रमण्य भारती celebrated and supported British rule in India, ये अगेंस्ट थे, ये 10 साल जेल में इसीलिए रहे हैं, तो ये गलत है, डायरेक्ट है एकदम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब मैं एक चीज आपको पहले क्वेश्चन दे दूं कि ये इजी लेवल की डिफिकल्टी का है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि इतना इजी आने वाला है। इतना इजी आ भी सकता है, जरूर आएगा, 3 में से एक इजी आ सकता है, बट 1 या 2 डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे वोकैबुलरी का दिख गया सिनोनिम्स का। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड गैलेंट। अब गैलेंट जो वर्ड है हमने सुना होता है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट ऑनर के लिए उनकी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। सो एक्टिव बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंट तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉलवर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है। ऑनरेबल, यस, गैलेंट्री अवार्ड किसी को ऑनर करते, किसी की ब्रेवरी के लिए हम अगर उनको ऑनर करते हैं तो दैट इज गैलेंट, ये सिनोनिम बन सकता है बिल्कुल। तो तुम देख सकते हो कि ये एक मीडियम लेवल का या फिर ऑलमोस्ट इजी टू मीडियम लेवल का वर्ड यहाँ पे आया है। देन ये एक मैच द फॉलोइंग आया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यहाँ पे आए हैं, जो कि आप बोल सकते हो, जो कि बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, विच इज अ वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आपने लुक वर्ड की सारी फ्रेजल वर्ब एक बार में याद कर ली है, 10 से 12, 9 से 10 जितनी भी होती हैं, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। लुक आफ्टर यानी कि किसी की टेक केयर करना, लुक फॉर यानी कि किसी को सर्च करना, लुक डेट यानी कि किसी की तरफ देखना, ऑब्जर्व करना, और लुक इनटू यानी कि किसी चीज पे इन्वेस्टिगेट करना। आई वेंट टू द पार्क टू लॉस्ट, कोई चीज खो गई है तो आप लुक फॉर करोगे। द पुलिस विल लुक आफ्टर, नहीं, लुक इनटू, यस, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो लुक इनटू होगा। शी कॉल्ड हर मदर टू लुक आफ्टर, सन की टेक केयर करना, तो लुक आफ्टर। कांता लुक्ड एट द पेंटिंग विद अ फ्राउन, तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेजल वर्ब का भी एक क्वेश्चन आ गया, और जब तक आपको यहाँ पे 4 में से 2 एटलीस्ट नहीं आते होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। देन मैं सिर्फ एक रीअरेंजमेंट सॉल्व करूंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि और कितने सारे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। हालांकि आपको ये सोच के नहीं जाना अपने पेपर में कि आपके इस साल भी रीअरेंजमेंट के बहुत सारे आएंगे, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आ भी सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद हम काउंट करेंगे कितने रीअरेंजमेंट के। इन द क्वेस्ट टू एंटरटेन, अब ये ए के बाद भी नहीं आ सकता क्योंकि एंटरटेनमेंट इज टू बी एक्यूरेट, ये हो नहीं सकता। एंड द सेकंड टू बी इंटरेस्टिंग, फॉरगेटिंग दैट द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ क्रिटिकल वर्क इज टू बी एक्यूरेट, ये सेंस बना रहा है, सी के बाद बी आएगा। Many people gave a free rein to enthusiasm in their quest to entertain, forgetting that the first quality of a critical work is to be accurate and the second to be interesting. D पहले आएगा, D के बाद A आएगा, so D के बाद A यहीं पे है, so ये सही हो जाएगा। so इस तरह से थोड़े से easier साइड वाले भी आपको रीअरेंजमेंट दिख सकते हैं और थोड़े डिफिकल्ट साइड वाले भी दिख सकते हैं। एक चीज मैं बोलूंगा कि रीअरेंजमेंट के आप जितने सॉल्व कर सकते हो, पैराजम्बल्स एंड रीअरेंजमेंट, जितने भी PYQ, जितने भी अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करते जाओ। शुरुआत में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है सॉल्व करने में, बट एक टाइम के बाद जब आपकी एक आदत बन जाएगी रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने की, तब आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो। फिर से रीअरेंजमेंट आ गया, सेकंड रीअरेंजमेंट। देन ग्रामर का द कस्टम हैज बीन इन वोग, दिस कस्टम हैज बीन इन वोग
फ्रॉम टाइम मेमोरियल नहीं, बेसिकली आपको टाइम इमेमोरियल दिया है तो यहाँ पे सिंस होगा। अगर आपको यहाँ पे दिया होता है 10 ईयर्स तो आप फॉर 10 ईयर्स। बाई, किसने 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 इस फैशन को शुरू किया था, तो ये आपको नहीं दिया गया है। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, टाइम इमेमोरियल, तो आपका सिंस वर्ड यहाँ पे यूज होगा। देन फिर से रीअरेंजमेंट आ गया नंबर 3, रीअरेंजमेंट नंबर 4, देन यू हैव अनदर ग्रामर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इज, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। यहाँ पे आपको एडवर्बियल फ्रेज दी है, ठीक है, ये भी आ सकता है, मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस में बताया था। ही स्पोक टू मी विदाउट एनी केयर, ना ना ना, विद ग्रेट स्पीड, ना, इन अ रूड मैनर, यस, स्पोक आप करते हैं रूड मैनर में, बट आई स्टिल फॉरगिव हिम। आई विल गो एंड टॉक टू द मैनेजर विद ग्रेट स्पीड, नहीं, विदाउट एनी केयर बिल्कुल नहीं, इन एन इंप्रेसिव वे, आप मैनेजर से इंप्रेसिव में बात करोगे। रोहित कंटिन्यूज टू कमिट मिस्टेक्स एज ही वर्क्स विदाउट एनी केयर, ठीक है, आप मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि आप केयर नहीं कर रहे हो, आप केयर फ्री हो, केयरलेस हो। शोभा वॉन द रेस, रेस आप किससे जीत सकते हो, स्पीड से, सो दिस इज द राइट आंसर। तो आप देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ हो सेंटेंस की तो आप बिना एडवर्बियल फ्रेज की प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्चुअली उसको समझे, तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 24 है फिर से रीअरेंजमेंट का, दिस इज आई थिंक नंबर 5। देन सिनोनिम आया है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनेजिरिक, ये वर्ड आया है जो कि ऑलमोस्ट लेवल 3 लेवल 4 का वर्ड है। इट इज नॉट वेरी कॉमन वर्ड, बट जब आपको कोई वर्ड ना आए तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ के पता लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एंड 90% ऑफ द टाइम अगर आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ गए तो आप वर्ड भी सही कर सकते हो। द मोनार्क्स कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब बेसिकली आप हिंदी में बोलो तो राज्याभिषेक किया गया उनका, was marked by an elaborate panegyric praising him as a wise and just ruler, ठीक है, मैंने की उनकी तारीफ हो रही है, तो यानी कि panegyric is concerned with something positive, तारीफ के बारे में। ऑबिचुरी आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऑबिचुरी जब किसी की डेथ होती है तब लिखी जाती है। फिर डिनंसिएशन, दिस इज नेगेटिव। यूलोजी, ठीक है, अब अगर आपको यूलोजी वर्ड नहीं भी आता हो तो आपको रूट वर्ड से आप याद कर सकते हो। EUU जो ये रूट वर्ड है, ये हमेशा गुड के लिए यूज होता है, यानी कि गुड, और लॉजी का मतलब होता है बेसिकली स्पीच या बोलना, सो यूलोजी का मतलब होता है अच्छा बोलना। प्रेजिंग हिम एज अ वाइस एंड जस्ट रूलर, सो यूलोजी विल बी द राइट आंसर। अब यू कैन सी कि मैंने कैसे बिना वर्ड को जाने सेंटेंस को समझा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा, और रूट वर्ड्स मुझे आते थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाया। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स इन लिस्ट 2। अब देखो एडजेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, रीअरेंजमेंट नंबर 5 हो चुका था, दिस रीअरेंजमेंट नंबर 6। ओके, अब यू कैन सी स्पेलिंग का भी एक क्वेश्चन आ गया है, हर स्लॉट में नहीं आया होगा बट इस स्लॉट में एक स्पेलिंग का आया है। अब स्पेलिंग की भी एक ट्रिक हम देख सकते हैं, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी का प्रोनाउंसिएशन पता है, स्पेलिंग कई बार हम भूल जाते हैं, तो आप ऐसे इसको क्रैक कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन होता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, इट इज ऑस्ट्रेलिया। सो जो एयू का प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलिया में है, वही एयू का प्रोनाउंसिएशन ब्यूरोक्रेसी में भी है। दैट मींस कि ब्यूरोक्रेसी में भी एयू आएगा। क्रेसी की स्पेलिंग सबको पता होती है, क्रेसी का मतलब रूट वर्ड जो है वो पावर या अथॉरिटी होता है, तो CRACY क्रेसी होता है, ये गलत हो गया, नंबर 3 गलत हो गया, नंबर 1 और 2 सही है, और नंबर 4 भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे SY है, तो ब्यूरोक्रेसी, मैंने बोला ना AU आएगा, तो यहाँ पे ए इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सो ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका इडियम से आया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इडियम से, एंड दिस इज कंसर्न्ड विद मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में मैच द फॉलोइंग दी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको सारे इडियम्स नहीं आते हैं तब भी आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम, मान लीजिए आपको इन द निक ऑफ टाइम आता है, इन द निक ऑफ सुन के भी समझ आ रहा है कि इन द निक ऑफ टाइम यानी कि तुरंत, कोई चीज एकदम तुरंत, मैं इन द निक ऑफ टाइम अपने दोस्त के पास पहुंच गया, यानी कि मैं तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंच गया, लाइक विद इन अ सेकंड। एंड स्लो ऑन द अपटेक एक ऐसा दूसरा वर्ड है जो कि आपको देख के ही उसका मीनिंग समझ आ सकता है। स्लो ऑन द अपटेक यानी कि कोई चीजों को धीमे समझने वाला, जो कि जल्दी ना समझ पाता हो। अब अगर आपको ये दोनों वर्ड ना भी आते हैं तो आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हो। द पुलिस केम टू द सीन डैश टुवर्ड एम्बैरेसमेंट, पुलिस तुरंत आएगी ना, सो इन द निक ऑफ टाइम, ए का 3 हो जाएगा। देयर इज स्टिल अ लार्ज पॉपुलेशन इन द कंट्री हु लिव, नहीं समझ आ रहा, स्मेल रेड तो नहीं हो सकता, ठीक है, मुझे आइडिया लग रहा है कि इसका फ्रॉम हैंड टू माउथ हो सकता है, बट मुझे सर्टेनिटी नहीं है। रोहित इज अ बिट डैश, यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम सेवरल टाइम्स, तुम्हें इसको बार बार समझाना पड़ेगा क्योंकि रोहित क्या है, स्लो ऑन दी अपटेक है। सो कैसे, मैंने 2 समझ लिए, ए का 3 होगा, सी का 4 होगा, लेट्स चेक। ए का 3 सिर्फ एक ही में है, तो मेरा एक करने से भी काम चल गया, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है फिर से वोकैबुलरी आ गया है, आप देख सकते हैं कि वोकैबुलरी के एटलीस्ट मुझे 10 से 15 या फिर आई थिंक अगर मैं इडियम्स, सिनोनिम्स, वर्ड से सबको मिला लूं तो 15 से 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वोकैबुलरी अगेन, यहाँ पे आपको लिटरेरी टर्म्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वोकैबुलरी से है, चूज द करेक्ट सिनोनिम, फिर सिनोनिम वाला है ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस वर्ड को मैं याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ, और ओबीडिएंट, सो दोनों में ओबी आ रहा है, ओबीडिएंट, ऑब्सीक्वस। सो कोई इंसान जो ओबीडिएंट हो, जो कि सर्विस के लिए रेडी हो, उस तरह के इंसान के लिए आप ऑब्सीक्वस वर्ड यूज कर सकते हैं। सब में से नॉट द राइट वर्ड बट काफी नजदीक है। इंडिफरेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई इंडिफरेंट आपको कैसे सेवा दे सकता है। सर्वाइल, बिल्कुल सर्वाइल सेवा, सर्विस इज द करेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट। डिफरेंशियल, डिफर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। सर्विस इज द नियरेस्ट एंड द करेक्ट वर्ड। देन अगला फिर से वोकैबुलरी का आ गया, एंटोनिम आया इंपीरियस। इंपीरियस वर्ड को आप याद कर सकते हो, जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंपीरियल ऑलरेडी बढ़ाता होगा, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म यानी कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, डोमिनेंस दिखाना, ब्रिटिश इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज पे डोमिनेंस दिखाना, अपनी वर्चस्वता साबित करना, सो इंपीरियस इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो यानी कि कोई डोमिनेंस ना दिखाए, कोई किसी के ऊपर चढ़ के ना बैठे कॉलोनी बना के, उस वो कौन होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्रेसिव, ये तो सेम मीनिंग हो गया। कंसिडरेट, considerate is the word, indestructible nahi, imperceptive, so considerate is a right word, considerate will be the right answer. Then you can see choose the most appropriate word to fill in the blanks. Ravi is once again vocabulary का आया है। अब यहाँ पे आपको होमोनिम्स, होमोफोन्स से भी फायदा होगा। इंजेनुअस और इंजीनियस जब आप वर्ड साथ में करोगे तो आपको इसका आइडिया लगेगा। जो वर्ड इंजीनियस है, जहाँ पे जीनियस वर्ड में आपको सुनाई दे रहा है, तो वो बेसिकली इंटेलिजेंट है, उसका सिनोनिम इंजीनियस। इनहेरेंट
डिफरेंट है, इनेमिकल नहीं आता। इंजेनियस को आपको देखना ही नहीं है, इंजेनियस हो सकता है, इंजेनियस इज समवन हु इज गलेबल, ठीक है। काइंड ऑफ आप इंजीनियर्स का अपोजिट एक तरह से डिनोट कर सकते हो याद करने के लिए। सो रवि इज डैश एट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्रॉस वर्ड पजल्स। अच्छा होगा यानी कि इंजीनियर्स होगा, अच्छा है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वर्ड्स भी नए नए आते रहे, सो एनालाइज करने के साथ साथ, ऑब्जर्व करने के साथ साथ, इनसाइट देने के साथ साथ आपको वर्ड्स भी याद हो। वंस अगेन वोकैबुलरी का आ गया है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, फिर से रीअरेंजमेंट आ गया। आई थिंक रीअरेंजमेंट 6 हमने देखे थे, ये 7th है, ये 8th आ गया, ठीक है। सो 8 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 40 में से। 41 फिर से वोकैबुलरी का है, वेनरेट, ठीक है। मैं सिर्फ सीधे वेनरेट पढ़ रहा हूँ, करेक्ट सिनोनिम बताना है। डिसेक्रेट, ठीक है, डिसेक्रेट ये डिफरेंट वर्ड है, रिमेंबर यानी किसी को याद करना, डिस्पार्ज इज डिफरेंट। वेनरेट का मतलब बेसिकली होता है वेनरेशन, वेनरेट यानी कि रिस्पेक्ट करना किसी की। रिवेयर या रेवरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट होता है। सो ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। जिन जिन लोगों को ये वर्ड्स ना आ रहे हो, कई लोगों को आ रहे होंगे, कई लोगों को नहीं आ रहे होंगे, जिनको नहीं आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि मुझे वर्ड नहीं आ रहा तो मुझे क्वेश्चन देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको 2 लेसन मिल रहे हैं, एक आपको एक नया वर्ड लर्न हो रहा है और दूसरा आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, वो समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन वोकैबुलरी, मैच द ब्लैंक्स इन एप्रोप्रिएट वर्ड को हमें करना है। वर्ड्स हैं रेडिएंट, रेडिएंट अगर आपने सुना है रेडियंस, ठीक है, ब्राइट, कोई चीज बहुत ब्राइट हो। बेनेवलेंट वंस अगेन एक रूट वर्ड है, बेने का मतलब जहां पे भी आप बेने देख लो इसका मतलब होता है गुड, तो समथिंग फॉर गुड पर्पस, कोई चीज जो गुड हो। एमिएबिलिटी, ठीक है, एमिएबल हो, एमिकेबल हो, ये वर्ड्स जो है वो फ्रेंडलीनेस डिनोट करते हैं। हीनियस आपने सुना होगा, हीनियस क्राइम, हीनियस एक्ट, ठीक है, कोई बुरा, इवल लाइक। शी ऑलवेज ट्रीट्स अस विद ग्रेट, हीनियस बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे एमिएबिलिटी आएगा फ्रेंडशिप के साथ। फूड एडल्ट्रेशन इज अ डैश क्राइम, अभी मैंने बताया हीनियस एक्ट, हीनियस क्राइम होता है, हीनियस आएगा यहाँ पे। आई लाइक हर, बेनेवलेंट स्माइल नहीं, रेडिएंट स्माइल, ठीक है, उसकी चमकती हुई स्माइल मुझे पसंद है। डोनेशन टू पुअर एंड नीडी एक्ट, नीडी पीपल इज अ बेनेवलेंट एक्ट, ठीक है, एक अच्छा काम है। फिर से ग्रामर का क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वोकैबुलरी का आ गया, आई थिंक ये दूसरा है, तीसरा इडियम्स का क्वेश्चन है। सो यू कैन सी कि इडियम्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। देन वी हैव वंस अगेन वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे आ रहे हैं। एब्यूलिएंट, एब्यूलिएंट का मतलब जो है वो एक्सूबरेंट या इंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्साह शो करना, उससे रिलेटेड है। तो बेनेवोलेंट यहाँ पे नहीं हो सकता। देखो डिस्ट्रेस और ग्लूमी दोनों ही नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछा है, ठीक है। डिस्ट्रेस इज अ डिफरेंट टू, उत्साह का उल्टा होपलेसनेस होगी या फिर उत्साह ना दिखाना होगा, डिस्ट्रेस नहीं होगा। बेनेवोलेंट और एक्सूबरेंट दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो अगर मुझे ग्लूमी का मतलब नहीं भी पता तभी मैं ग्लूमी पे लगा सकता हूँ एलिमिनेशन की मेथड, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन वोकैबुलरी का फिर से आ गया है, एंटोनिम है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड इम्पर्टिनेंट। इनकॉम्प्रिहेंसिबल और इनडिसर्निबल ऑलमोस्ट सिमिलर, डिसर्न मतलब किसी चीज को समझने की कोशिश करना, क्लैरिटी लाना, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल अगेन समझने की कोशिश करना, तो ये दोनों नहीं हो सकते। इनकंसिस्टेंट है, कोई चीज कंसिस्टेंट ना हो, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। तीनों में एक पैटर्न दिख रहा है हमें तीनों वर्ड में। बचा डिम्यूर, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि कोई रूड या फिर समवन या फिर समथिंग जो कि एरोगेंट हो, एरोगेंस शो करती हो। और डिम्यूर का मतलब होता है समवन हु इज रिजर्व्ड या रिस्पेक्टफुल। सो दीज आर द एंटोनिम्स, डिम्यूर होगा। वंस अगेन आप ये वर्ड्स याद भी कर रहे हो, आप डिफिकल्ट वर्ड्स की सीरीज कर सकते हो, उससे आपको ये वर्ड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। देन ग्रामर का वर्ड आया है, सेंटेंस और मॉडल दिया। देन वंस अगेन वोकैबुलरी आ गया, तो हमने देखा देखो वोकैबुलरी ये भी है, वोकैबुलरी अगला भी है, यानी कि 15 से 20 वोकैबुलरी आए हैं, 12 आरसीज हैं एंड ऑलमोस्ट 10 यानी कि 8 से 9 आपके रीअरेंजमेंट आए हैं एंड जो 15 से 20 बचे हुए हैं वो आपके ग्रामर के हैं। सो यू कैन सी कि किस तरह से अलग अलग पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वोकैबुलरी का वर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखो आप होमोनिम का क्वेश्चन आया है, कॉलर ये आपको आता ही होगा, अ बैंड अराउंड द नेक, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 एक ही दिया, हालांकि ये तो हमने इजी कर दिया, बट कई बार ये नहीं होगा, कई बार ए का 2 एक और ऑप्शन में दिया होगा, तब आप क्या करोगे। कोरल, ये जो है ना कोरल रीफ, आपने सुना होगा ना, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हो सकता है सुना ऑस्ट्रेलिया में। सो उस तरह से कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है, ये ओशन के अंदर होती हैं, सी के अंदर होती हैं। सो हमें एक ही वर्ड दिख रहा है जिससे नजदीक हो सकता है, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल एनिमल्स। सो आपका सी का 4 हो सकता है, और सी का 4 दिया, यस सी का 4 इसी ऑप्शन में दिया, तो आपको एक वर्ड और एक्स्ट्रा आना चाहिए, इसलिए होमोनिम्स करना भी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन में हमारा वोकैबुलरी का दिया है, एंटोनिम का बेलिजरेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और वर्ड रूट वर्ड बताना चाहूंगा विच इज बेली, बेली BELLI या BELLE, ये बेसिकली फाइट, अग्रेशन, वॉर, इन चीजों से रिलेटेड है। अनफ्रेंडली होना इज डिफरेंट, क्लेवर तो क्लेवर इज ऑल्सो डिफरेंट, ट्रक्चुलेंट इज ऑल्सो अ डिफरेंट वर्ड। कंटेंशन का मतलब होता है, कंटेंशन का मतलब होता है अ बोन ऑफ कंटेंशन, आपने एक मीडियम सुना होगा, यानी कि लड़ाई का कारण, कॉन्फ्लिक्ट का कारण। और कोई चीज अनकंटेंशियस हो, ये तो लड़ाई के विपरीत हो गया, और बेलिजरेंट का एंटोनिम ढूंढना था हमें, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे। मैंने आपको ये बताया कि कितनी किसकी वेटेज हो सकती है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, रूट वर्ड्स के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, एंड विद टाइम विद प्रैक्टिस आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आपकी मिस्टेक्स आप इंप्रूव कर पाओगे एरर लॉग के थ्रू। सो दिस वाज द पीवाईपी एनालिसिस। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। हमने सिलेबस से लेकर के पीवाईक्यू एनालिसिस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, हमने सब कुछ कवर किया जो कवर हो सकता है। मेरी तरफ से जितनी मेरी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, मेरी जितने भी ट्रिक्स एंड इनसाइट्स में बता सकता था वो मैंने कवर किया इसमें। अब आपकी बारी है कि आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को एंड रिलाई ऑन योरसेल्फ। अगर आपको ये सारी चीजें लॉजिकल, रैशनल और एग्जाम ओरिएंटेड लगी हो तब आप फॉलो जरूर करोगे। एंड अब यहाँ से जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, वहां से आपको खुद पे रिलाई होना है। खुद पे रिलाई होने का मतलब क्या है, जब आप खुद से टॉपिक्स कवर करते जाओगे, एमसीक्यूज करोगे, खुद से मॉक लगाओगे, तो खुद आपको एग्जाम समझ आने लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। जब आपको ये सब चीजें समझ आएगी तो आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं।
यू योर सेल्फ विल बी सफिशिएंट फॉर यू। सो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है CUT के ऊपर, जहाँ पे मैंने CUT को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो इस साल, एंड विल CUT बी डिफिकल्ट दिस ईयर, इन चीज़ों के बारे में भी बात करी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी दी है, एंड आई एम प्लानिंग पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री वीडियो टू, सो यू कैन वॉच दोस वीडियोस टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।